नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशिया के अंदर जो जो चेंजेस हुए थे उनको डिस्कस किया था। और उन चेंजेस को डिस्कस करने के बाद में हमें एक चीज़ समझ में ये आ गई थी कि एक तो रशिया के अंदर बोल्शेविक पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी बची थी जो इलेक्शन लड़ सकती थी। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे एक सीक्रेट पुलिस का गठन किया गया था जिसका काम था कि जो भी लोग बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ बोलते हैं या पार्टी की आलोचना करते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा। तीसरी चीज़ कि बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, कुछ इंडस्ट्रीज़ थी उनका भी नेशनलाइजेशन हो गया। साथ में यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करने के लिए आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए नई यूनिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस की गई थी। और जो बड़े शहर थे, मतलब शहरों में जो बड़े घर थे, जो लार्ज हाउसेस थे, उनका पार्टीशन कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट। तो इस सब की वजह से बोल्शेविक पार्टी को पॉपुलैरिटी तो मिलती ही मिलती है, साथ साथ में ऐसे लोग जो बोल्शेविक पार्टी के ऑब्जेक्टिव से सहमति नहीं रखते हैं वो बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ भी हो जाते हैं। और इसी के चलते रशिया के अंदर क्या होता है, गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है और सिविल वॉर स्टार्ट होता है। तो बेसिकली आज हम लोग रशिया के अंदर जो सिविल वॉर हुआ उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो सिविल वॉर है इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें कि भाई कब से कब तक ये सिविल वॉर रशिया के अंदर चलता है, तो जो सिविल वॉर था उसका टाइम पीरियड था 1918 से लेके 1920 तक। ठीक है, 1918 से 1920 तक सिविल वॉर चलता है। लगभग जनवरी 1920 में जाके ये सिविल वॉर ख़त्म होता है। फाइनली बोल्शेविक पार्टी जो है वो रशिया के ऊपर फिर से कंट्रोल कर लेती है। तो हम ये देखने वाले हैं कि इस सिविल वॉर के दौरान क्या क्या हुआ। ठीक है, और सिविल वॉर क्या रशिया के लोगों के की वजह से ही हुआ या रशियंस को कोई एक्सटर्नल सपोर्ट भी था। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ये देखते हैं कि ये सिविल वॉर ने कौन कौन से जो इवेंट्स हैं उनको रशिया के अंदर होने दिया। तो पहली चीज़ तो ये थी, हम जानते हैं कि बोल्शेविक पार्टी जब पावर में आई तो उन्होंने लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया कि भाई जो ज़मीन है, भूमि है, वो एक सामाजिक संपत्ति है, सभी लोगों का इसके ऊपर बराबर अधिकार है। ठीक है, तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन को जैसे ही बोल्शेविक पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद में क्या हुआ, जो रशियन आर्मी थी, बोल्शेविक पार्टी की जो आर्मी थी, ठीक है, तो उसके जो सोल्जर्स थे वो अपने अपने गांव में लौटने लग गए फिर से। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो सोल्जर्स थे वो रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, या यूँ कहें कि एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो होता क्या है वही देखते हैं कि when Bolshevik ordered land distribution, the Russian army began to break up। ठीक है, रशियन आर्मी टूटनी शुरू हो जाती है जैसे ही बोल्शेविक लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑर्डर पास करते हैं। क्यों होती है भाई, क्यों जो आर्मी टूटनी शुरू हो जाती है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड। अब सैनिकों को ये लगा कि भाई जब गांव के अंदर ही ज़मीन मिल रही है तो वो लोग वहाँ खेती कर सकते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़े में क्या क्या रखा है। दूसरा, गाँव को छोड़ना बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि अब बाहर जॉब कर रहे हैं तो उनको कहीं भी भेजा जा सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है। तो उनको लगा कि जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो उन्हें भी कुछ ना कुछ ज़मीन मिलेगी और वो अपने परिवार के साथ रहेंगे, वहीं खेती करेंगे और अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो पहला जो एक नेगेटिव पॉइंट इससे बाहर आया है वो ये कि रशियन आर्मी वाज स्टार्टेड टू ब्रेकअप बिकॉज ऑफ द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ बोल्शेविक पार्टी। तो ये कहीं ना कहीं बोल्शेविक पार्टी को कमज़ोर करेगा। दूसरी चीज़ देखते हैं कि ऐसे लोग जो नॉन बोल्शेविक हैं, मतलब जो बोल्शेविक पार्टी के उद्देश्यों से या बोल्शेविक पार्टी के अंदर आस्था नहीं रखते हैं या सहमति नहीं रखते हैं, तो वो सारे के सारे लोग कहलाए नॉन बोल्शेविक। ठीक है, तो इन नॉन बोल्शेविक में कुछ सोशलिस्ट भी हैं, ठीक है, इसके अलावा लिबरल्स भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, यानी जो अभी भी राजतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं। तो ये सारे के सारे लोग क्या कहलाए गए? नॉन बोल्शेविक। तो ये जो नॉन बोल्शेविक थे ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज होके ये लोग बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करते हैं, और बोल्शेविक पार्टी ने जो अक्टूबर रेवोल्यूशन किया था उसको भी इन्होंने गलत ठहराया, न्याय संगत नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि बोल्शेविक पार्टी ने ये गलत किया है। तो एक चीज़ तो ये थी कि जो नॉन बोल्शेविक थे वो सारे के सारे एकजुट हो जाते हैं, और एकजुट होने के बाद क्या होता है कि ये लोग चले जाते हैं साउथ रशिया,
जो दक्षिणी रूस है उसमें चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बोल्शेविक पार्टी का कंट्रोल भी कम था। तो साउथ रशिया में ये लोग चले गए और वहाँ जाके इन्होंने ट्रूपर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। जो जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया कि हमें बोल्शेविक गवर्नमेंट के खिलाफ में अपराइजिंग करनी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। ठीक है, कि बोल्शेविक की मनमानी तानाशाही हम नहीं चलने देंगे और फिर से जो ऑटोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये लोग कहाँ चले गए? दे वेंट टू साउथ रशिया टू ऑर्गेनाइज ट्रूपर्स टू फाइट द बोल्शेविक। बोल्शेविकों से लड़ने के लिए ये लोग साउथ रशिया चले गए। कौन लोग? जो नॉन बोल्शेविक हैं, जिसमें सोशलिस्ट भी हैं, जिसमें लिबरल्स भी हैं और जिसमें जार के फॉलोवर्स भी हैं। ठीक है, और यहाँ जब इन्होंने अपनी आर्मी, अपने ट्रूपर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया तो इन लोगों को बाहरी सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। और वो एक्सटर्नल सपोर्ट कौन देता है? तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जापान। इन चारों देशों की तरफ से नॉन बोल्शेविक्स को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो यही देखते हैं कि ये जो 4 देश हैं ये क्यों सपोर्ट करते हैं। तो इसका मैंने कारण बताया था कि पहली चीज़ तो ये कि भाई रशिया के अंदर बोल्शेविक पार्टी सोशलिज्म लेके आ रही थी, और सोशलिज्म मीन्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के घोर विरोधी हैं, निजी संपत्ति के जो बिल्कुल खिलाफ हैं। तो एक तो सोशलिज्म आ रहा है रशिया के अंदर। दूसरी चीज़, किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई बड़ा बदलाव होता है ना तो उसका इम्पैक्ट आसपास के देशों में ज़रूर पड़ता है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसका वो हुआ फ्रांस के अंदर था, लेकिन बाद में उसका इम्पैक्ट एंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। और काफ़ी हद तक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा था। तो इम्पैक्ट आसपास के देशों में, आसपास की जगहों में ज़रूर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा डर था कि भी रशिया में सोशलिज्म अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। अगर ये बोल्शेविक पार्टी रशिया के अंदर मजबूत रही तो आने वाले समय में हो सकता है कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान और रेस्ट ऑफ द एरिया में भी सोशलिज्म फैल सकता है। इस वजह से ये तो एक बड़ा कारण था। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लेनिन ने, जार ने जितने कर्जे लिए थे युद्ध के दौरान इन देशों से, खासतौर से अमेरिका से, तो वो लौटाने से मना कर दिया था। ब्रिटेन से जो कर्जा लिया वो लौटाने से मना कर दिया, यूएसए से जो कर्जा लिया वो लौटाने से मना कर दिया। तो इस बात की भी नाराज़गी थी। और तीसरा एक बड़ा कारण ये था क्योंकि रशिया इस ग्रुप की तरफ से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल था, और बिना इस ग्रुप की सहमति के ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर आ जाते हैं रशियंस, और जर्मनी के साथ में एक ट्रीटी कर लेते हैं जिसको ब्रेस्ट लिटवोस्क की संधि भी कहा जाता है, 1918 में होती है। तो 3 बड़े मेजर कारण थे। इस वजह से ये चारों देश रशिया से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और इन चारों देशों से जो भी सप्लाई रशिया को होती थी वो सारी की सारी सप्लाई इन्होंने बंद कर दी, और ये बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ नॉन बोल्शेविक्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो जो आर्मी ऑर्गेनाइज की गई, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। जो बोल्शेविक पार्टी की आर्मी थी उसको रेड आर्मी के नाम से जाना गया। सो बोल्शेविक आर्मी वाज नोन एज रेड्स। जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे उनकी जो आर्मी थी, उनका जो सैन्य दल था उसको ग्रीन्स के नाम से जाना गया। और जो प्रोजारिस्ट थे, यानी जो जार के अंदर आस्था रखते थे, उनका जो ग्रुप था, उनका जो सैन्य समूह था, उसको वाइट्स के नाम से जाना जाता था। तो ये 3 बेसिकली इस तरीके से इनकी आर्मी को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि जो रेड्स हैं मीन्स वो बोल्शेविक हैं, जो ग्रीन्स हैं वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी हैं, और जो प्रोजारिस्ट हैं वो हैं वाइट्स। अब होता क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1918 1918 और 1919 में क्या होता है, जो ग्रीन्स एंड वाइट्स हैं, ग्रीन्स मतलब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी और वाइट्स मतलब प्रोजारिस्ट। तो जो ग्रीन्स एंड वाइट्स हैं ये लोग क्या करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों कंट्रोल कर लेते हैं? क्योंकि इनके पास सपोर्ट होता है। सपोर्ट किसका होता है? तो फ्रांस का सपोर्ट होता है, अमेरिका का सपोर्ट होता है, ब्रिटिश का सपोर्ट होता है, जापानीज़ का सपोर्ट होता है। ठीक है, और मैंने बताया कि ये जो देश हैं ये क्यों जो है सपोर्ट कर रहे हैं नॉन बोल्शेविक्स को। तो 1918 और 1919 में मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर के ऊपर नॉन बोल्शेविक्स का कब्जा हो जाता है। ठीक है, और ये कब्जा हुआ एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से। इसका मतलब कहीं ना कहीं बोल्शेविक पार्टी जो है वो कमज़ोर होती
जा रही थी। और जो सिविल वॉर हुआ, इस पूरे सिविल वॉर के दौरान एक एक जो बड़ी चीज़ देखने को मिली वो ये कि एक तो बड़े पैमाने पे यहाँ पे वॉयलेंस होता है, ठीक है। बड़े ड्यूरिंग दिस सिविल वॉर लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकेम कॉमन। तो सिविल वॉर, गृह युद्ध के दौरान क्या होता है कि एक तो बड़े पैमाने पे हिंसा होती है, लोग घायल होते हैं, लोग मारे जाते हैं, चारों तरफ लूट मार और हाहाकार का दृश्य देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, सिविल वॉर के चलते सरकार स्टेबल नहीं थी, जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी वो स्टेबल नहीं थी। स्टेबल ना होने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाई और एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी रुक गई, साथ साथ एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी रुक गई। अब जब एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होगा, जब उत्पादन ही नहीं होगा अनाज का, तो लोग खाएंगे क्या। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब बैड हार्वेस्ट हुई, मतलब खेती जब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, मतलब खेती अच्छी नहीं हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अकाल पड़ना शुरू हो गया। सो दीज वर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल वॉर। ये सिविल वॉर की के दौरान होने वाली कुछ विशेषताएं हैं। तो लूटिंग, लूटमार आम थी, बैंडिट्री एंड फेमाइन, दीज वर कॉमन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिविल वॉर। तो ये कॉमन हो गया। लेकिन एट लास्ट कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं प्रो जारिस्ट की तरफ से कि रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके खिलाफ हो जाता है। तो वो क्या स्टेप था उसको देखते हैं। वाइट्स टुक द हार्श स्टेप अगेंस्ट द पीजेंट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर सपोर्टर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट इज वाई दे वर हेट्रेड बाय पीजेंट्स। जो वाइट्स थे, ये वाइट्स में से ज़्यादातर लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को मानते थे, ये उसके समर्थक थे। तो जो बोल्शेविक पार्टी ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लागू किया था, ये उसके खिलाफ थे। अब जैसे ही लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लागू हुआ, ऑर्डर पास हुए, तो पीजेंट्स ने क्या किया, लैंड सीज करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली वाइट्स जो थे वो पीजेंट्स के खिलाफ हो गए और पीजेंट्स के खिलाफ इन्होंने बड़े ही सख्त और कठोर कदम उठाए, जिसके चलते पीजेंट्स यानी किसान वाइट्स से हो गए नाराज और किसान जो है वो नफरत करने लगे। अब जब किसान इनसे नफरत करने लगे तो किसानों ने सपोर्ट करना शुरू किया बोल्शेविक पार्टी को। तो पहली चीज़ तो ये हमारे सामने आ जाती है कि ये एक पहला फैक्टर है जो बोल्शेविक पार्टी के लिए अच्छा है कि उनको अब जो है पीजेंट्स का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। और इन स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने बताया था कि टोटल पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट 75 to 80% पॉपुलेशन रशिया के अंदर किसकी है, पीजेंट्स की है। यानी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बोल्शेविक पार्टी के सपोर्ट में है। चलिए ठीक है। बाय जनवरी 1920, जनवरी 1920 तक क्या हुआ, बोल्शेविक जो है फॉर्मर रशियन एम्पायर का मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। यानी जनवरी 1920 तक आते आते बोल्शेविक पार्टी फिर से रशियन एम्पायर पे, रूसी साम्राज्य के ऊपर कब्जा कर लेती है। और ये कब्जा करने में उनकी सहायता कौन करता है, तो पीजेंट्स उनकी सहायता करते हैं, वर्कर्स उनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो नॉन रशियन है, नॉन रशियन जो रशिया के नहीं है, वो दूसरी राष्ट्रीयता के हैं, दूसरे देशों से हैं, लेकिन जो रशियन मतलब रशियन रेस के नहीं हैं, तो ऐसे नॉन रशियंस ने भी बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट किया। तो बेसिकली नॉन रशियन के सपोर्ट से, पीजेंट्स के सपोर्ट से और वर्कर्स के सपोर्ट से बोल्शेविक पार्टी सक्सीड कर लेती है फिर से रशियन एम्पायर को जनवरी 1920 तक आते आते। तो जो सिविल वॉर का दौर था वो जनवरी 1920 में आके खत्म होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ लिखी है, दे सक्सीडेड ड्यू टू द कोऑपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिटीज एंड मुस्लिम जेडेडिस्ट। जेडेडिस्ट का मतलब साथियों होता है सुधारवादी, ठीक है। तो ऐसे मुस्लिम जो अपने ही कम्युनिटी के अंदर रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, उनको मुस्लिम जेडेडिस्ट कहा गया। तो मुस्लिम जेडेडिस्ट का सपोर्ट मिलता है बोल्शेविक पार्टी को, साथ साथ नॉन रशियन नेशनलिटीज़ का सपोर्ट मिलता है बोल्शेविक पार्टी को। इसके अलावा पीजेंट्स का सपोर्ट मिलता है और वर्कर्स का सपोर्ट मिलता है। इस सब के सपोर्ट से फाइनली बोल्शेविक पार्टी नॉन बोल्शेविक्स को पावर से हटा देती है और रशियन एम्पायर के ऊपर फिर से मजबूती के साथ कंट्रोल करके गृह युद्ध की स्थिति को खत्म करती है, ठीक है। और जो नॉन रशियंस थे उनको बाद में क्या बेनिफिट दिया गया, जब यूएसएसआर बना, ठीक है, जो सोवियत यूनियन बना दिसंबर 1922 में, जिसको बोल्शेविक ने बनाया था। तो यूएसएसआर में जो नॉन रशियन नेशनलिटीज़ थे उनको ऑटोनॉमी दे दी गई, उनको स्वायत्ता दे दी गई कि आप भी अपनी मर्जी से
यूएसएसआर के अंदर रह सकते हैं, आप अपना कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, आपके जो रिचुअल्स हैं आप उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो साथियों ये था सिविल वॉर जो रशिया के अंदर हुआ था, जो 1918 में स्टार्ट होता है, 1920 में जाके ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।